प्लेन वेव फ्रंट, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। तुम्हारे सिलेबस में जो है, क्योंकि मैं आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ ये सब चीजें, तो तुम्हारे सिलेबस में है व्हेन रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, व्हेन wave travels from rarer medium to denser medium। सीबीएसई में दोनों है, लेकिन क्योंकि जरूरत नहीं आपको, वेव ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो हम ये वाला केस कर रहे हैं। कैन आई स्क्रॉल इट डाउन एवरीवन? अच्छा हाँ, वो ये थोड़ा सा लिख दीजिएगा बेटा, वो तो मैं लिखने ही भूल गया, लिख देना। इधर मैं लिख रहा हूँ, लिख लो, डायग्राम के साइड में लिख लो। एक्स वाई क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ए बी क्या है? इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। ये दो लाइन लिख लो, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। और सी डी क्या है? रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। लिख लिया? तो तीन लिख लो, एक्स वाई क्या है, ए बी क्या है, सी डी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट वेव, प्लेन वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव। हो गया? नो सर। यस सर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिखना, ए बी लिख दो, मतलब एग्जाम में तो बताना पड़ेगा ना व्हाट इज ए बी एंड व्हाट इज सी डी। तो ए बी क्या? इंसिडेंट वेव प्लेन वेव फ्रंट, और सी डी क्या? रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। ओके, कैन आई मूव? कैन आई प्रोसीड? यस। अच्छा ये देखो, अच्छा ये देखो, ये क्या है? रिफ्रैक्शन फ्रॉम, ये तो बहुत इजी है, इसको ऐसे ड्रॉ कर देना। रिफ्रैक्शन मतलब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना है तुमको, ऐसे बना देना, एक्स वाई इज द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और हमेशा की तरह वो ऐसे बना देना जैसे मैंने लास्ट टाइम बनाया था, इट्स लाइक दिस वे। एक इधर आ जाएगा ये, एक इसके पैरेलल बना देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ हाँ, ये हो गया तुम्हारा प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, मैं हाथ से ड्रॉ कर दूंगा। ये बी और ये ए। अब देखो यहाँ पे दूसरा केस है, यहाँ पे क्या हुआ कि ए जो है पहले वो दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगा, मीडियम वन, इसको हम लोग मीडियम वन ले लेते हैं, मीडियम वन। और इधर हम लोग ले लेते हैं मीडियम टू। तो एज ए और बी आ तो साथ में रहे हैं, लेकिन होगा क्या, ए जो है पहले मूव कर जाएगा मीडियम टू में, जबकि बी तो मूव नहीं करेगा, बी तो आगे जाके सी पे जाके हिट करेगा, तब वो एंटर करेगा। मीडियम वन जो है वो रेरर है, तो बी की स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन ए क्योंकि तुम्हारा जो ए है वो एंटर हो चुका है, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि वो डेंसर में एंटर कर चुका है। डेंसर में आपको मालूम है कि स्पीड क्या होती है, कम होती है। ये बात समझ में आया? बी जो है वो बी से सी जब ट्रेवल करेगा तो वो रेरर में ट्रेवल कर रहा है, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा इन द सेम टाइम। लेकिन ए क्योंकि डेंसर में एंटर कर चुका है, वो सेम टाइम में बी के कंपैरिजन में वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मैंने क्या बताया आपको, समझ में आया क्या? यस। ओके, तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस बी और सी का जो डिस्टेंस है उसका आधा लोगे। हम अज्यूम करते हैं कि जो ए जो है ना उसके आधे से भी कम ट्रेवल करता है, तो एक काम करना, तुम क्या करना, ये बी और सी डिस्टेंस का आधा ले लेना, एक हाफ होंगे।
आधा ले लेना, आधा हो गया ना, आधे से भी कम ले लेना, छोड़ो। हाँ, आधे से भी कम ले लेना, मतलब बी और सी का आधे से भी कम डिस्टेंस लिया, ये बस समझ में आया। हम अज्यूम करते हैं कि जो ए जो है ना, जितना बी ट्रेवल करता है ना सी तक, उससे आधे से भी थोड़ा कम ट्रेवल करता है, उसको ए पे रख देना और सेमी सर्कल बना देना। समझा क्या? कितना हमने डिस्टेंस लिया? बी और सी का स्लाइटली लेस देन हाफ, बी और सी डिस्टेंस का स्लाइटली लेस देन हाफ, राउंडर से मेजर करने के बाद ए पे रख के सेमी सर्कल बना दिया। इजी किया? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. सर इसका सेंटर किधर ए से लिया गया? हाँ यार, ए से लिया ना। तुम्हें क्या लग रहा है? देखने से नहीं लग रहा है ए से लग रहा है? कहां से लग रहा है? ए से लग रहा हाँ, ए से लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस कितना लिया हमने, रेडियस कितना लिया? है। बी सी का आधे से कम। थोड़ा सा कम, यस करेक्ट। ए पे रखेंगे बेटा, ए पे रखेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा जो है ऐसे डॉटेड से कर लेना। हो गया, हो गया, बस इधर टेंजेंट मार दो ऊपर, सी से ना इधर टेंजेंट लगा। ये हो गया डी। टेंजेंट बनाने के बाद इधर से लाइन ड्रॉ कर दो, ए से जहां पे टेंजेंट बन रहा है ना, उधर ही लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। आप कहेंगे सर ये तो जब एंटर हो रहा था तो ए बी छोटा दिख रहा था, लेकिन जब इधर आया तो वेव फ्रंट तो कुछ बड़ा दिख रहा है हमको। करेक्ट, ये ध्यान रखना, जब रेडर से डेंसर जाता है तो वेव फ्रंट का जो विड्थ होता है वो बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यूज में आता है कि जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो उसकी विड्थ बढ़ जाती है। हाँ, अगर उल्टा जाएगा, मतलब डेंसर से रेयर जाएगा तो विड्थ कम हो जाएगी, ध्यान देना। हाँ, दिस पॉइंट इज डी। ठीक है, हो गया डायग्राम। ये तो बहुत सिंपल होता है, समझ में आ गया सबको? तो Yes, ये sir. ध्यान, ये एमसीक्यूज के लिए ध्यान रखना। When ray travels from rarer medium to denser medium, the width of the plane wavefront increases. पहले छोटा था देखो ए बी, लेकिन जैसे ही एंटर हुआ उसका विड्थ बढ़ गया एकदम से, वो सी डी हो गया। ठीक है, अच्छा नॉर्मल ड्रॉ कर दो यहाँ पर, ड्रॉ नॉर्मल हियर, ड्रॉ ए नॉर्मल हियर, जस्ट लेट मी ड्रॉ नॉर्मल फर्स्ट। ठीक से तो नहीं आ रहा है, तुम लोग ठीक से ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ है नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इट्स अ नॉर्मल। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई, so this will be I. This is angle of refraction, this is 90, this is 90 minus R and this is R। ठीक है, लिख लो, बस हो गया। इसमें इसकी स्पीड ले लेना v1, तो इसका अच्छा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, याद है? n1 इज इक्वल टू c अपॉन v1, और इसमें था n2 इज इक्वल टू c अपॉन v2। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लो, लिख देना एक्स वाई क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सरफेस ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, और सी डी क्या है, रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। सबको समझ में आ गया? क्विक फास्ट। ये n क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
Yes, done. Yes, sir. Remember, ये भी 90 रहे, कुछ नहीं। हाँ, ओके। अच्छा, कैलकुलेशन देख लो। इसमें ठीक है, ट्राइंगल, छोटा सा कैलकुलेशन है, कर लेते हैं यहीं पर। ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी सी अपॉन ए सी। ट्राइंगल ए डी सी साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज सी डी अपॉन ए सी। रेशियो, रेशियो ले लो बेटा, रेशियो ले लेंगे, टेकिंग द रेशियो, रेशियो ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, इन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज ए सी अपॉन सी डी। दिस ए सी विल गो ऑफ, तो इट बिकम बी सी अपॉन सी डी। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो बी सी हो जाएगा बेटा स्पीड इंटू टाइम, और सी डी हो जाएगा दैट इज वी टू इंटू टी। तो ये हो जाएगा v1 इंटू टी। सेम टाइम में ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो ज्यादा ट्रेवल करता है, तो v1 अपॉन v2। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, और v1 अपॉन v2 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये स्नेल्स लॉ प्रूव कर देता है, दिस इज अ स्नेल्स लॉ, n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 into sin r. It proves the Snell's law. Snell's law. Is it clear? So have you understood the calculation part, boys and girls? Do it fast. और ये तुम्हारा बोर्ड सेक्शन खत्म हो। Done. ओके, डन। नो, कॉम्पिटिटिव में ज्यादा ये आ सकता है, ध्यान से देखो। हमारा डायग्राम ऐसा था ना, इसमें विद समटाइम न्यूमेरिकल में विद आ जाता है। जैसे मान लो ये ऐसे था ना बेटा डायग्राम, ऐसे था, फिर ये ऐसे आ जाता, तो ये इसकी विद W1 ले लो, और इसकी विद जो है वो W2 ले लो,
W2 ले लो, ये क्या था तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये क्या था R, बाकी तो ये 90 सब। हाँ, तो देखो दो फॉर्मूलेस बनते हैं। एक तो अगर तुम साइन का फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको मालूम है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है और इसका N1 है तो आप ऐसे पहला इक्वेशन तो आप ऐसे बना लोगे, N1 इंटू साइन I इज इक्वल टू N2 इंटू साइन R। दूसरा आप कैसे बनाओगे, आप कॉस वाली इक्वेशन लोगे, कॉस I इज इक्वल टू बेस अपॉन W मतलब विड्थ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड cos R इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक तो ये बन जाएगा cos I अपॉन cos R इज इक्वल टू विड्थ ऑफ वेव फ्रंट W1 अपॉन W2। तो ये दो इक्वेशन से तुम सॉल्व कर देना, एक ये वाला और एक ये वाला। इज इट क्लियर, समझ में आया? W1 W2 क्या है, W1 W2 आर विद ऑफ वेव फ्रंट, आर विद ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, विद ऑफ वेव फ्रंट्स AB and CD respectively। इज इट क्लियर? ओके, तो छोटा सा लिख लो, कभी प्रॉब्लम आ सकता है इस पे, क्योंकि और तो कुछ बनते ही नहीं है प्रॉब्लम इसमें, ठीक है? तो शायद कभी अगर देने को हो सकता है तो इस पे दे सकता है। और ये आता है रेयर से डेंसर मूव करता है तो वेव फ्रंट बढ़ती है, उल्टा जाएगा, अगर डेंसर से रेयर जाएगा तो वेव फ्रंट की विड्थ कम हो जाती है। ओके, डन बाय एवरीवन। देन चलो कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे थे। हाँ, स्क्रीन चेंज करें बच्चा, 1 minute। Done, sir. yes बहुत yes. Done। अच्छा, हाँ कल हम लोग यहाँ पे थे ना 29 पे, 29 पे हम लोग कर रहे थे, तो थोड़ा सा हम लोग वहां पे एक फॉर्मूला क्लिक नहीं कर रहा था। आपको याद है मैंने एसी जनरेटर में एक फॉर्मूला बताया था जब एसी जनरेटर पढ़ाया था, एसी जनरेटर जब पढ़ाया था क्या फॉर्मूला था एसी जनरेटर में, एक कॉइल रोटेट करता था बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो मैंने वहां पे एसी जनरेटर में एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था, E इज इक्वल टू बी एन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, याद है? ठीक है ना, तो ये हम लोग इसको ई नॉट बोलते थे ना, साइन ओमेगा टी। ई नॉट ले लो ना, ई नॉट क्या होता है, बी एन ए ओमेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ठीक है? और इसकी जगह पे ये यहाँ पे ले आओ ई की जगह, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी इज इक्वल टू बी एन ए ओमेगा, ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई एफ। नाउ पुट द वैल्यूज, ई निकालना है तुमको, डी की वैल्यू कितना है 2 पाई आर, बी मैग्नेटिक फील्ड 0.0 नहीं 2 पाई आर 0.01, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है क्या, 1 ले लो, छोड़ो। एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ये कितना होगा 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी कितना है 100, 2 पाई एन ओमेगा। एक मिनट,
तो ई कितना आएगा, एक मिनट, एक आर कैंसिल होगा, एक 5 कैंसिल होगा, आर की वैल्यू तो 1 है। अब आता है क्या 2 तुम्हारा, लेकिन 2 तो दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है। हम्म, 5 भी हमारा एक्स्ट्रा आ जा रहा है। सर आर की जगह पे 1 मीटर का हाँ तो वैल्यू 1 रख रहे हैं तो भी हमारा आंसर 2 कैसे आ रहा है, 2 तो नहीं आ रहा है ना। एक मिनट जरा। बी एन ओ ओमेगा, लेकिन एक्चुअली वो रोटेट कर रहा है ना, साइन ओमेगा टी। रोटेट तो हम लोग कॉइल भी करते थे, तो बी डॉट ए, टी इंटू 2 पाई आर, वो तो ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इज, oscillating with frequency at right angle to the coil is magnetic, right angle, अगर हमारे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, मुझे लगा कॉइल ऑसिलेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग। अच्छा एक मिनट रुको, ये मैग्नेटिक एक्चुअली ध्यान नहीं दे, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, जस्ट अ मिनट। नो सर, वो रिंग ही ऑसिलेट कर रही है ना। कंडक्टिंग conducting loop of radius placed in a uniform magnetic field oscillating with at right angle to the magnetic। एक मिनट को फिर ये ऐसे आएगी तो हम समझ गए, एक मिनट ऐसे आएगा। एक्चुअली ये मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अपॉन टाइम। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, हाँ, अगर सपोज कर लो वो डायरेक्शन चेंज करेगा, एक बार एंटर करेगा तो उसको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, एक बार एग्जिट करेगा, जब एंटर करेगा तो उसको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा बी नॉट, एग्जिट करेगा तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में उसके एंड को मिलेगा बी नॉट। एक्चुअली डिफरेंस निकालेंगे विद द साइन तो दोनों ऐड हो जाएगा, दैट इज 2 बी नॉट, और आधा टाइम लगेगा एंटर होने में और एग्जिट करने में, t/2 लगेगा उसको, तो दैट इज t/2। तो 2 ऊपर आ जाएगा, दैट इज 4 बी नॉट बाय, हाँ टाइम पीरियड लेते हैं, सॉरी वेट, एक मिनट को मुझे करने दो पहले, t/2, ऊपर चला जाएगा, टाइम क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो 4 बी नॉट इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी 100 दिया हुआ है तो 400 बी नॉट, जस्ट वेट मुझे करने दो पहले, हाँ ये हो गया बी नॉट अपॉन, जैसे ई क्या होता है दैट इज डी फाइव बाई डी टी, ई इज इक्वल टू डी फाइव बाय डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। ए बाहर आ जाएगा, दैट इज डेल्टा बी बाय डेल्टा टी।
ई हम यहाँ से रख देंगे इधर, तो ये हो जाएगा ई इंटू डी की जगह 2πr। एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा दैट इज 400, फ्रीक्वेंसी 400 इंटू बी नॉट। तो ये पाई पाई चला जाएगा, रेडियस 1 है, रेडियस 1 गिवन है, तो ये सब चला जाएगा। तो ई की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हाँ बी नॉट की वैल्यू तुम्हारी 0.01 है, सबको रखेंगे तो बी की वैल्यू 2 आ जाएगा, 2 वोल्ट पर मीटर। अब देखो ये क्या है ना, वो लूप जो है रोटेट कर रहा है। तो मतलब सपोज कर लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, देखो ध्यान से, ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, लूप इज रोटेटिंग ना, कोई लूप जो है उसमें घूम रहा है, इट्स लाइक दिस वे। तो जब एक बार हिट करेगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, उसके बाद जब दोबारा मूव करेगा तब आधे सर्कल में वो 2 बार हिट करेगा। मैं एक बार उसका एंड एंटर होगा, दूसरी बार एग्जिट करेगा, तो 2 बार उसको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आधे टाइम पीरियड में। मतलब एंटर हो रहा है फिर एग्जिट कर रहा है, ऐसे लगेगा इसको, तो आधे टाइम पीरियड में। जैसे आपको याद है हाँ आधे टाइम में वो एक बार एंटर होगा, उसका एंड एक बार वही एंड एग्जिट करेगा। तो उसको जब डिफरेंस निकालते हैं विद द डायरेक्शन, आपको मालूम अगर डायरेक्शन सपोज कर लो एक पॉजिटिव ले रहे हैं और एक नेगेटिव ले रहे हैं, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता है ना, दैट लाइक दैट। ऐसे हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, और आधे टाइम पीरियड में 2 बार उसको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी उसके सेम एंड की बात हो रही है, अपोजिट एंड नहीं, एक सेम एंड, देख लो सेम एंड की बात हो रही है, कोई भी एक एंड पकड़ लो उसको, ठीक है। तो 1 अपॉन टाइम क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऊपर चला जाएगा दिस वन। ये थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा देखो एनालाइज करने की कोशिश करो, ओनली दिस पार्ट। सेम एंड को उसको 2 बार मैग्नेटिक फील्ड को निकलेगा, और आधा टाइम पीरियड में, अगर पूरा टाइम पीरियड ले लो तो 4 बार हो जाएगा, एंटर एग्जिट एंटर एग्जिट। ये 2 इसका ऊपर आ रहा है टाइम पीरियड में, देखो समझ में आ रहा है ये, क्योंकि फिर और कोई तरीका ही नहीं है। एंटर और एग्जिट, एंटर करेगा फिर एग्जिट करेगा, हाँ डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। oscillating the frequency at right angle to the magnetic field, नहीं right angle to the magnetic field है, तो कॉल ऐसे, हाँ नॉट्स अब ठीक बनेगा, वेट कॉल इस तरह से। तो कोई भी एक एंड को पकड़ोगे ना, तो सपोज ये एंड इधर से इधर आ रहा है, लेट्स से ये एंड जो है वो इधर से इधर आ रहा है, तो आधा ही टाइम पीरियड हुआ ना। अगर ये एंड इधर से इधर आया था, लेट्स से पॉइंट ए इधर आया, तो पॉइंट इधर आएगा तो आधा ही टाइम पीरियड होगा ना उसका, तो इसलिए ऐसा। इज इट क्लियर, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए वो ऐड हो जाएगा वेक्टर के अकॉर्डिंग। वेक्टर में जब भी डायरेक्शन अपोजिट होते हैं तो डबल हो जाता है एट राइट एंगल। आई अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा देखो टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो एनालाइज करने वाला भी है, दिक्कत ये भी है। इसका समझ में आया थोड़ा बहुत, यू कैन एनालाइज इट। ठीक है, समझे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यस सर। कौन सा क्वेश्चन 30 करना है? नो सर। 31, 33, 34, 35, 36, सर 34। एमीटर में तो करंट चाहिए ना,
तो वी नॉट कितना है, वी नॉट कितना है, वी नॉट इज दिस मच। एमीटर तो आरएमएस मेजर करता है, तो ई नॉट कितना हो जाएगा, वेट, ई नॉट हो जाएगा ओम्स लॉ। बी इज, इसको ई नॉट ले लो, बी इज इक्वल टू आई इंटू एक्सी, हाँ आई इंटू एक्सी। ई नॉट कितना है बेटा, तो ई आर एम एस कितना हो जाएगा, अच्छा ई नॉट इतना है तो ई आर एम एस ले लो, आर एम एस चाहिए ना तुमको। ई नॉट कितना है 200/√2, तो ई आर एम एस कितना होता है, ई आर एम एस होता है ई नॉट बाय रूट, तो 200√2/√2 तो 200 आ जाएगा इसका। ई आर एम एस ले लो, छोड़ो आर एम एस ले लो, आर एम एस, आर एम, तो ये 200 हो जाएगा। आई आर एम एस हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि एमीटर जो है वो आई आर एम एस मेजर करता है डिफॉल्ट। एक्सी क्या होता है बेटा, 1/ω/c ना, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू 200 इंटू ω/c। 200 ओमेगा क्या है, ओमेगा देखो यहाँ पे ओमेगा टी होता है ना, तो कंपेयर कर लो, ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा 100, सी कितना है 1 माइक्रोन फेरेड, माइक्रोन मतलब 10⁻⁶, 20 मिली एम्पियर आएगा ना। 20 इंटू 10⁻³ दैट इज 20 मिली एम्पियर, गॉट इट। देखो समझ में आया। यस सर। एक्चुअली यार मीटर हमेशा आरएमएस मेजर करता है, डिफॉल्ट इज आरएमएस। हाँ हो गया सबका ये 34। हाँ नेक्स्ट 35 43 43 at t is less than 0 the capacitor is charged, t is less than 0 the capacitor is charged, switch है, capacitor and switch is open, नहीं at t is less than 0 capacitor is charged and switch is open। अच्छा पूरा चार्ज है वो कैपेसिटर, कैपेसिटर कहाँ दिख रहा है, अरे ये बैटरी नहीं है, ये कैपेसिटर है, तो इसको बराबर साइज को कर दें। दोनों का साइज बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो the charge on the capacitor will be 0, ये एलसी मैंने कराया है ये क्या है, ये एलसी ऑसिलेशन है ना शायद, एक मिनट, नहीं नहीं, हाँ एलसी ऑसिलेशन हो गया ना, यही तो हो गया तुम्हारा एलसी ऑसिलेशन। उसका टाइम पीरियड क्या था, t इज इक्वल 2π√, क्या था एक मिनट, 2π क्या था बेटा, t इज इक्वल 2π, टाइम पीरियड कितना था, अच्छा एक मिनट मुझे ठीक से, ओमेगा स्क्वायर क्या आता था 1/√LC, और तुम्हें चाहिए टाइम पीरियड, तो 2π नहीं टी, अच्छा रूट नहीं आता, रूट पे इधर तब आएगा, डेरिवेशन पे जाओ मेरा नोट्स में चेक करो, 1/√LC, तो टाइम पीरियड हो जाता है t इज इक्वल 2π√LC, ये ठीक है, ये टाइम पीरियड का मैंने फ्रीक्वेंसी निकाला था, ये टाइम पीरियड। अच्छा शॉर्टेस्ट टाइम, अच्छा